नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है, साथ में है अंशुमान तिवारी। ये है खर्चा पानी। खर्चा पानी में इकोनॉमिक बुलेटिन है लल्लन टॉप का, जहां पर हम बड़ी आर्थिक सुर्खियों की बात करते हैं। आर्थिक सुर्खियां हमारे लिए क्या बदलाव लेकर आएंगी और हमारा जेब कैसे उनसे प्रभावित होगा, हमारी जेब कैसे प्रभावित होगी, इस पर हम बातचीत करते हैं। कैसे हैं अंशुमान जी? बिल्कुल अच्छे हैं और खर्चा पानी के सभी दर्शकों का स्वागत है। आज भी खबरों की ऐसी बरसात है। सुबह से आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी सुबह से शुरू हो गई और बहुत जी सारी चीजें बजट के एक एक प्रस्ताव खुलकर बाहर आ रहे हैं, तो हम लोगों के पास खर्चा पानी में चर्चा के लिए बहुत कुछ रहता है। बढ़िया। हाँ, और तो आज क्या लाइनअप है अंशुमान जी? पहली खबर हमारी है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की के इनपुट्स बाहर आए हैं, जिनसे पता चलता है, मतलब फ्लैट भाषा में कहें, आरबीआई एक ऐसा बैंक होता था जिसको जिसको बैंक ऑफ द बैंक्स कहा जाता था, लेकिन वहां पर आप खाता नहीं खोल सकते थे। लेकिन ऐसा तरीका आ गया है कि आरबीआई में भी खाता खोल सकते हैं। हाँ। तरीका क्या है वो बताएंगे अभी आगे हम लोग बातचीत में। दूसरी है, बहुत जरूरी खबर है। केंद्र सरकार का एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और डीएफसी, वो अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है, वो 2022 में कंप्लीट होगा। लेकिन उस डीएफसी के मोनेटाइजेशन की बात होने लगी है। जी। कब होगा मोनेटाइजेशन? पीयूष गोयल ने काफी विस्तार से बताया है, इस पर बातचीत करेंगे। और आखिर में चलते चलते एक छोटी सी बात बताते जाएंगे, तीसरी खबर जो है हमारी उसके उस द्वारा, कि टैक्स में जो छूट मिलती रही है आपको, टैक्स ब्रेक्स जिसको कहते हैं, वो अब धीरे धीरे गायब होने वाला है। तो अंशुमान जी, पहली खबर पे बातचीत करते हैं। आरबीआई में खाता खोलना है, कैसे खोलें हम? रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी आ जाए, जो कि आमतौर पर बजट के बाद आती है। एक घोषणा तो उसकी अपेक्षा के मुताबिक थी कि रिजर्व बैंक ने ब्याज दर में कोई कमी का संकेत नहीं दिया, और मई के बाद लगातार हम देखते चले आ रहे हैं कि रिजर्व बैंक अब ब्याज दरों में कमी नहीं कर रहा है। उसकी वजह यह है कि एक तो जो ब्याज दरों में कमी की गई थी उसे बैंकों ने पास ऑन नहीं किया है। दूसरा, अर्थव्यवस्था में कर्ज की मांग नहीं है, 3-4% की ग्रोथ है। तो रिजर्व बैंक को लगता है कि अब कर्ज सस्ता करने से कोई बड़ा लाभ नहीं होने वाला है जब तक अर्थव्यवस्था में डिमांड नहीं होती। इसके अलावा बाकी चीजें जो मौद्रिक पॉलिसी की हैं वो हस्ब मामूल है, वैसी ही चर्चाओं में है। भारत की आर्थिक विकास दर रियल 2% के आसपास रहने वाली है, वैसे 10.5% के आसपास रहेगी रिकवरी की। महंगाई को लेकर आकलन को थोड़ा रिजर्व बैंक ने कम किया है, लेकिन फिर भी अभी ये कहा है कि इस पर निगाह रखने की जरूरत है। यानी कि अगर आप मोटे तौर पर देखें तो बजट के बाद आपके कर्ज सस्ते होने की संभावना नहीं है, जितना हो चुका उससे अलग है। पर जो सबसे बड़ी घोषणा और सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है, और शायद जो एक बड़ा सुधार भी है जिसे हमारे लिए आज जानना जरूरी है, जो आपने कहा कि रिजर्व बैंक में आप खाता खोल सकते हैं। यस, अब रिजर्व बैंक में आप खाता खोल सकते हैं। खाता कैसा होगा? रिजर्व बैंक आम लोगों को सरकारी प्रतिभूतियों में, सरकार जिन जिन बॉन्ड से, जिन ट्रेजरी बिल से कर्ज लेती है, उनमें ट्रेड करने की छूट दे रहा है। और इसलिए रिटेल इन्वेस्टर्स को, जो आमतौर पर अभी रिटेल इन्वेस्टर्स में सीधे खरीदारी नहीं कर सकते थे, अगर आपको सरकारी प्रतिभूतियों में, कि सरकार सबसे बड़ा कर्ज कार्यक्रम लेकर आती है और सबसे ज्यादा गारंटी सरकार के कर्ज पर मिलती है। आमतौर पर जब इसमें कोई पैसा लगाने की संभावना होती थी तो आपको म्यूचुअल फंड्स के जरिए और कई सारे रास्तों के जरिए जाना पड़ता था। आरबीआई एक रिटेल डायरेक्ट नाम से एक स्कीम लॉन्च कर रही है, जिसके तहत रिटेल इन्वेस्टर आरबीआई में अपना खाता खोलेंगे और सरकार के बॉन्ड्स की खरीदारी करने के लिए, सरकार के बॉन्ड्स में निवेश करने का उनको मौका मिलेगा। प्रत्यक्ष रूप से यह घोषणा काफी बड़ी है। इसके दो फलित हैं, दो चीजें हैं जो समझना जरूरी है। पहली चीज तो ये कि यह फैसला बॉन्ड मार्केट को, भारत के बॉन्ड मार्केट को डीपेन करेगा और बड़ा करेगा, यानी छोटे इन्वेस्टर्स को भी अब सीधे बाजार में निवेश का मौका मिलेगा। दूसरी चीज ये कि सरकार अब ये चाहती है कि लोग सीधे भी उसको कर्ज दें। अभी तक तो लोग उसे बैंकों के जरिए, बैंकों के माध्यम से कर्ज देते थे, अपनी छोटी बचत स्कीमों के माध्यम से कर्ज देते थे। लेकिन सरकार को अब जरूरत यह भी है कि अगर लोग चाहें तो उसे सीधे भी कर्ज दे सकते हैं, यानी उसके बॉन्ड्स में उसी तरह से निवेश कर सकते हैं जैसे कि आप और सारे इंस्ट्रूमेंट्स में, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो कोई दूसरा बॉन्ड हो या स्टॉक मार्केट हो, उसमें निवेश कर सकते हैं। ये आज की घोषणा है। इसके विस्तृत नियम, कायदे और व्यवस्थाएं रिजर्व बैंक आगे नोटिफाई करेगा, तब हमें समझ में आएगा कि इसमें निवेश की सीमा क्या होगी, आप बॉन्ड्स में ट्रेड कैसे करेंगे, इन्वेस्टमेंट के बाद रिटर्न कैसे होगा। लेकिन चूंकि सरकार के बॉन्ड सबसे ज्यादा सिक्योर्ड
सबसे ज्यादा सुरक्षित इंस्ट्रूमेंट माने जाते हैं, तभी भारत भर के बैंक और LIC सारे लोग बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं। तो अब आप भी उनमें पैसा लगा सकते हैं। आप चाहें तो सरकार को सीधे कर्ज दे सकते हैं, वो सरकार के कर्ज का कार्यक्रम है और उसमें आप निवेश करके पैसा लगा सकते हैं, ऐसा RBI ने आज घोषित किया है। वो बॉन्ड कैसे मिलेगा? RBI अभी इसकी सिद्धांत इसकी विस्तृत पॉलिसी घोषित करेगा, तब हमें पता चलेगा कि उस बॉन्ड में निवेश की सीमा क्या होगी, छोटा निवेशक अधिकतम कितना निवेश कर सकेगा, उसकी वो निवेश सेल कैसे होगा, इसकी सारी प्रक्रियाएं हमें बाद में पता चलेंगी। लेकिन एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एक बहुत बड़ा हिस्सा बाजार का जिसमें रिटेल निवेशक या हमारे आपके जैसे छोटे निवेशक सीधा निवेश नहीं कर सकते, तो उसका रास्ता इस फैसले से खुल गया है। अच्छा, ठीक है, अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। ये DFC का मॉनिटाइजेशन, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर था, जिसमें दो बेसिक एलिमेंट्स थे। एक था वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसको यूपी से लेकर मुंबई तक जाना था, और दूसरा था ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, जिसको लुधियाना से वेस्ट बंगाल तक जाना था। तो इन दोनों कॉरिडोर्स के मॉनिटाइजेशन की बात सामने आई है। लेकिन एक बात और भी कही है पीयूष गोयल ने, कि जब ये फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएंगे और इनसे रिकॉर्ड प्रॉफिट आने लगेगा, उसके बाद इनको मोनेटाइजेशन के लिए सामने रखा जाएगा। प्राइवेटाइजेशन की जो पूरी एक बड़ी बहस है, उसमें हम इसको कहाँ रख के देखें? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के कुछ हिस्सों का मोनेटाइजेशन करने की घोषणा बजट में की गई है। हमने पहले भी इस पर चर्चा की थी कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस मैनेजमेंट एक सूची बना रहा है जिसमें कि रेलवे नेटवर्क के भी कुछ हिस्से इसमें मोनेटाइज किए जाएंगे। इस घोषणा के दो महत्वपूर्ण हिस्से जो हमारे लिए समझना जरूरी है। पहला ये कि अभी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तैयारी नहीं हो पाया है। जब वो तैयार होगा और वो ऑपरेशनलाइज हो जाएगा तभी उसको कोई ग्राहक मिलेगा। तो पीयूष गोयल का या रेल मंत्री का ये कहना बिल्कुल सही है कि जब तक उसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी या उससे होने वाले रिटर्न स्पष्ट नहीं हो जाएंगे, तब तक उसका डिसइन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि शायद इस साल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के किसी हिस्से का डिसइन्वेस्टमेंट या बिक्री या एसेट सेल होना मुश्किल दिखाई देता है। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात जो इसके पीछे की है कि एक नया प्रोजेक्ट जो अभी बनकर भी तैयार नहीं हुआ और सरकार उसे बेचने क्यों जा रही है, सरकार उसको डाइवेस्ट क्यों करने जा रही है, समझना जरूरी है। और ये इस बात का संकेत है सिद्धांत की रेलवे की माली स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। पिछले साल रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो 98% से ऊपर निकल गया, यानी जो रेलवे 100 रुपया कमाती थी उसमें से 98.9% खर्च कर रही थी और काफी चर्चा चली थी। रेलवे को के अंदर से जो खबरें हैं कि रेलवे को अपनी नौकरियां भी फ्रीज करनी पड़ी हैं। रेलवे का और लॉकडाउन ने रेलवे को काफी नुकसान पहुंचाया है। यात्री ट्रेनें नहीं चली, फ्रेट ट्रेनों में भी उतना ज्यादा लोड नहीं आया क्योंकि मंदी थी। तो रेलवे की आर्थिक, सॉरी सर मैं टोक रहा हूं, लेकिन आपको यहीं पे मुझे एक बात याद आ रही है कि 11% के फ्रेट ट्रैफिक में बढ़ोतरी इन्होंने दर्ज की है। उसके बाद जब लॉकडाउन खुला है, उसके बाद से जब लॉकडाउन खुला और नए सिरे से फ्रेट होना शुरू हुआ, तब रेलवे का फ्रेट बढ़ा। लेकिन जितना घाटा रेलवे को लॉकडाउन के दौरान हो चुका था यात्री और माल भाड़े से इससे पहले भी रेलवे काफी दबाव में है। और जब से रेल बजट का मर्जर किया गया है तब से रेलवे की वित्तीय स्थिति में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया। इसलिए अगर आप इस साल देखें ना, तो सरकार ने जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर रखा उसमें 1 लाख करोड़ रुपए के लिए रेलवे के लिए रखा गया है। तो रेलवे की वित्तीय स्थिति गंभीर है। रेलवे की जो ट्रेनें हैं और जो वैसे भी रेलवे में सब्सिडी काफी है, रेलवे का जो फाइनेंशियल रेवेन्यू सिस्टम है वो एफिशिएंट नहीं हो पाया है। तो रेलवे को बहुत ज्यादा जरूरत है फंड्स की, और इसलिए ऐसा हो रहा है कि एक नई परियोजना जो अभी शुरू भी नहीं हुई है, तैयार भी नहीं हुई है, उसके एक हिस्से के डिसइन्वेस्टमेंट की तैयारी शुरू की जा रही है। ये दो इसके एस्पेक्ट है। लेकिन कब आएगा सामने, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर कितना ट्रैफिक आएगा? देखिए, एक चीज है, रेलवे का फ्रेट सिद्धांत भारतीय अर्थव्यवस्था की गति का आईना होता है। अगर आप किसी देश की अर्थव्यवस्था और खासतौर से भारत की अर्थव्यवस्था कॉन्ट्रैक्शन में है, माइनस में है, तो रेलवे का फ्रेट भी माइनस में होगा, क्योंकि रेलवे बहुत बल्क और भारी चीजों को कैरी करती है। स्टील है, फर्टिलाइजर है या फूड ग्रेन्स है, और ये ऐसी चीजें हैं जिनका सीधा हिस्सा कोयला है, जैसे जिनका सीधा रिश्ता अर्थव्यवस्था में विकास दर से होता है। तो अगर बाजार में मांग नहीं है, फैक्ट्रियां नहीं चल रही है, डिमांड नहीं है, तो रेलवे के पास फ्रेट नहीं आएगा। तो रेलवे की वित्तीय स्थिति के लिहाज से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का मॉनेटाइजेशन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। पर अगर ये नहीं हुआ तो हमें करीब से देखना होगा कि रेलवे के फाइनेंशियल्स का, रेलवे की वित्तीय हालत इस साल क्या होने वाली है, क्योंकि रेलवे के पास बहुत बड़ा घाटा पहले से मौजूद है और उसकी वित्तीय स्थिति काफी चरमराई हुई।
अच्छा अंशुमान जी, मैं यहाँ पे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो ऑब्वियस सवाल जो लोग पूछ भी सकते हैं आगे आने समय में, इसलिए मैं भी पूछ ले रहा हूँ कि जैसे अब रेलवे डीएफसी को वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छे से ऑपरेशनल हो जाएगा और बहुत अच्छा प्रॉफिट अगर देने लगेगा तब हम इसको मोनेटाइज करेंगे। अगर ये इतना अच्छा प्रॉफिट देने ही लगेगा तो फिर मोनेटाइज करने की जरूरत क्या है? ये यही यही वजह जिसका मैंने संकेत दिया कि अगर प्रॉफिट भी ऑपरेशनल हो जाएगा तो भी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अकेले चला देने से रेलवे की वित्तीय स्थिति सुधरने वाली नहीं है, उसको एक उनको एक क्योंकि बड़े रेलवे के सिस्टम पास को। बहुत सारा नॉन हाँ, रेलवे के पास बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पर कोई रिटर्न नहीं है, ज्यादा घाटा है। फ्रेट मार्केट में रेलवे लगातार पिछड़ रही है। जो हाई प्रोफाइल हाई वैल्यू फ्रेट है वो रेलवे के पास जाता ही नहीं है, बल्क फ्रेट जाता है। और उस बल्क फ्रेट में भी अब सड़कों का जाल बिछ जाने के कारण बहुत सारा फ्रेट मूवमेंट रोड्स के ऊपर शिफ्ट हो गया है। ट्रैवल और यात्री सुविधाएं पिछले 1 साल में चूंकि ट्रेनें चली ही नहीं तो रेलवे के पास पैसेंजर इनकम आई ही नहीं है। आने वाले समय में लोगों की खपत कम होगी, रेलवे के हाई क्लास जो जो अपर क्लास ट्रैवल है उसमें कमी आएगी, या लोग फ्लाइट या बाकी मोड्स पर जाना शुरू करेंगे। तो रेलवे का जो पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, एक उम्मीद थी कि 2014-15 के बाद भारत में रेलवे का वित्तीय ढांचा सुधरेगा, वो नहीं हो पाया। और इसलिए डेडिकेटेड कॉरिडोर के एक हिस्से का डाइवेस्टमेंट करने की कोशिश की जा रही है ताकि रेलवे को वो जरूरी संसाधन मिल सके जिनसे उसे फाइनेंस किया जा सके। यहाँ इस बात का संकेत भी है, हम लोग जैसी बात हम बजट के बारे में लगातार करते चले आ रहे हैं कि इस बजट में सरकार ने अपने खर्च को नए सिरे से देखना शुरू किया है। तो अब सरकार चाहती है कि रेलवे अपनी संपत्तियां बेचकर, अपने एसेट्स को सेल करके अपने लिए संसाधन जुटाए और रेलवे में निवेश करे। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारत में रेलवे के एक टुकड़े का, एक हिस्से का या एक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्राइवेटाइजेशन का पहला बड़ा प्रयोग होने वाला है। उससे समझ में आएगा कि दुनिया भर के निवेशक या कंपनियां रेलवे में निवेश करने में इच्छा रखते हैं कि नहीं, रेलवे के फ्यूचर को लेकर, रेलवे में रिटर्न को लेकर, रेलवे के फाइनेंशियल भविष्य को लेकर उनके दिमाग में क्या चल रहा है। मतलब आप कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट, कॉमर्शियल फेज में डिसइन्वेस्टमेंट को पहले देख रहे हैं उस सेक्टर में। अगर वो सफल होता है, उसको अपनी धार मिल जाती है, तो आप उसको नॉन कमर्शियल या पब्लिक यूज की जो रेलवे है उसमें धीरे धीरे फेज आउट करेंगे, फेज इन करेंगे, क्योंकि प्राइवेट ट्रेनों का एक जत्था बंद हुआ है अभी देश में। शायद उसको फिर से उस तरफ जाने की कोशिश हो सकती है। क्योंकि 2015 से रेलवे के पुनर्गठन की और रेलवे के कई हिस्सों के निजीकरण का प्रस्ताव सरकार की मेज पर रखा हुआ है। देबराय कमेटी बनी थी जिसने कहा था कि रेलवे को रिस्ट्रक्चर कर दीजिए, रेलवे का जो प्रोडक्शन वाला हिस्सा है उसको अलग कर दीजिए, फैक्ट्रियों वाला हिस्सा, रेलवे का जो ऑपरेशन मेंटेनेंस है वो अलग कर दीजिए। आईआरसीटीसी पहले से लिस्ट हो चुकी है मार्केट में, जो कि रिजर्वेशन और कैटरिंग का काम देखती है। तो रेलवे के पुनर्गठन की कोशिशें और परियोजनाएं काफी साल से हैं, लेकिन वो उस रास्ते पर पहुंच नहीं पा रही है। रेलवे में विदेशी निवेश की भी घोषणा की गई, एफडीआई लाने की भी कोशिश की गई, पर लेकिन रेलवे में जब तक फ्रेट का और फेयर का स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, सरकार, रेगुलेटर और ऑपरेटर दोनों भूमिकाओं से बाहर नहीं आएगी, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर नहीं आएगा, तब तक रेलवे में बड़े पैमाने पर निजी निवेश आने की संभावना नहीं है। इसलिए फिलहाल इस मंदी के दौर में तरीका यह है कि रेलवे के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को बाजार में बेचकर देखा जाए कि अगर उससे फंड्स आते हैं तो रेलवे के बाकी हिस्से के खर्च पूरे करने के लिए काम आएंगे। अंशुमान जी, तीसरी खबर पे चलते हैं जिसपे टैक्स ब्रेक की बात की है। थोड़ा सा समय है, छोटे में इस पर बातचीत कर लेते हैं। टैक्स ब्रेक को मतलब सीबीडीटी के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं कमलेश वार्ष्णेय, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जो टैक्स ब्रेक्स हैं, यानी टैक्स में जो छूट मिलती है आपको इससे, तो उसको सरकार धीरे धीरे वापस खींचना चाहती है। लेकिन उन्होंने ये भी बताई है कि टैक्स रेट्स को कम रखा जाएगा और पब्लिक स्पेंडिंग को बढ़ावा देने की बात कही है उन्होंने। बताएं। सीबीडीटी के चेयरमैन का बयान काफी महत्वपूर्ण कीमती है। जॉइंट सेक्रेटरीज है, चेयरमैन, ज्वाइंट चेयरमैन की, क्योंकि जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि सरकार अपने सारे स्ट्रक्चर को, बजट के सारे ढांचे को नए सिरे से देख रही है। और इस पूरे बयान में या उन टिप्पणियों में 2-3 बहुत महत्वपूर्ण अर्थ छिपे हैं। पहली चीज तो ये कि सरकार ने कह दिया है कि वो कंपनियों को इससे ज्यादा रियायत नहीं देगी। इस बार बजट में भी वित्त मंत्री ने इस बात का ऐलान किया कि बहुत सारे इंसेंटिव्स को रिव्यू किया जाएगा। ये ओवरड्यू था। जब कंपनियों को टैक्स में पिछले साल इतनी ज्यादा रियायत दी जा चुकी, पिछले साल कॉर्पोरेट टैक्स में मेजर कट किया जा चुका है, करीब 1.5-2 लाख करोड़ रुपए की सीधी सहायता कंपनियों को दी जा चुकी है, तो उन्हें रियायतें दिए रखने का या बनाए रखने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार को यह दिखा है कि उस रियायत के बाद भी बाजार में कोई बहुत निवेश नहीं आया कंपनियों की तरफ से, उन्होंने रोजगार नहीं दिया, बल्कि वो जो टैक्स की रियायत मिली उससे उनके प्रॉफिट्स बढ़ गए।
तो अब सरकार को महसूस हो रहा है कि नहीं, इन रियायतों का कोई मतलब नहीं, टैक्स में जितनी रियायतें हैं उतनी पर्याप्त है, बाकी इंसेंटिव्स वापस लिए जाए। इसके बदले जो तर्क दिया जा रहा है कि सरकार कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगी, उससे बाजार में डिमांड आएगी और कंपनियों को बिजनेस मिलेगा। ये एक महत्वपूर्ण शिफ्ट है। ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि रियायतों को लेकर बहुत लॉबिंग होती है, बहुत सारे दबाव बने रहते हैं सरकारों पर नीतिगत तौर पर यह बात कहना महत्वपूर्ण है कि अब इंसेंटिव्स का दौर खत्म हो गया है, एग्जम्पशंस का दौर खत्म हो गया है। अब सरकार सीधे जितनी टैक्स रेट है उन्हीं को सीमित रखेगी और इसके अलावा खर्च के जरिए डिमांड बढ़ाने की कोशिश करेगी। इसका एक दूसरा और भी पहलू है जो समझना जरूरी है कि उस टिप्पणी में जो सीबीडीटी के अधिकारी हैं उन्होंने ये बात भी कही है कि हम जो इंसेंटिव्स, मौजूदा इंसेंटिव्स हैं, उनको थोड़े समय तक कंटिन्यू रखेंगे, यानी कि जो चल रहे हैं उन्हें 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। इस बार बजट में किसी खास सेक्टर के लिए बड़ी घोषणा नहीं की गई है और यह भी एक फोकस है, एक फोकस शिफ्ट है। इससे पहले हमने बजट में देखते थे कि किसी एक सेक्टर को टैक्स इंसेंटिव दिया जाता था, किसी एक खास उद्योग को दिया जाता था। अब वो प्रक्रिया बदलने की कोशिश की जा रही है। सरकार अब किसी सेक्टर स्पेसिफिक इंसेंटिव की तरफ नहीं जा रही, जो एक अच्छी बात है, क्योंकि सेक्टर स्पेसिफिक इंसेंटिव से ये माना जाता था कि कोई खास उद्योग को लाभ देने की कोशिश की जा रही है। अगर ये कोशिश परवान चढ़ती है, नतीजे पर पहुंचती है, तो शायद हम आने वाले समय में जो टैक्स रियायतें कंपनियों को मिलने वाली, उनका ढांचा ट्रांसपेरेंट होते देखेंगे। पर चलते चलते एक यहाँ बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें इस बजट में नहीं मिला, कि सरकार पूरे इनकम टैक्स कोड को नए सिरे से लिखने वाली थी, उसके लिए कमेटी बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट भी आई थी। हम पिछले 2-3 साल में पर्सनल इनकम टैक्स के लेवल पर और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स के लेवल पर काफी बड़े चेंजेस देख चुके हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स में कट होना, जैसे कि इनकम टैक्स में 2 अलग अलग स्कीमें आना, ऑप्शन आना। लेकिन वो जो नया इनकम टैक्स कोड है, जो नया इनकम टैक्स बिल आने वाला था, जो भारत को आधुनिक व्यवस्था की जरूरत के हिसाब से पूरे इनकम टैक्स कानून को ही नए सिरे से बदलना था, जैसे कि जीएसटी का कानून बदला गया, वो कहां खो गया, वो कब आएगा उसके पे प्रगति क्या है, इस बारे में इस बार बजट में हमें कुछ पता नहीं चला। टैक्स सुधार की बातें तो हो रही है, मतलब वो फलीभूत कितना होता है ये भी अभी। हाँ, क्योंकि ये सारे जो चीजें हैं ये बहुत एडहॉक हैं या ये अनसर्टेनिटी के साथ आती हैं, जबकि अच्छे टैक्स सुधार वो होते हैं जिसमें क्या पूरा कानून नए सिरे से लिखें। और सरकार के पास पिछले 5-6 साल में 3-4 अलग अलग वर्किंग ग्रुप इस बात के लिए बनाए जा चुके हैं, जिन्होंने सजेस्ट किया है कि पूरे इनकम टैक्स कानून को बदला जाए और नए सिरे से उसे लिखा जाए, जो कि अर्थव्यवस्था की और टैक्स पेयर्स की मौजूदा जरूरतों के हिसाब से हो। जी, तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी। कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब मिलेंगे संडे को, अर्थात में खर्चा पानी आएगा मंडे को। अपना ख्याल रखिएगा, सवाल पूछिएगा, सुझाव दीजिएगा, शिकायत भी कीजिएगा। सब कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, सबके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। धन्यवाद।